एडोलेसेंस लर्नर और एडल्ट लर्नर्स को। तो ये डिफरेंस चार्ट जो मैंने आपको बोला था पढ़ने के लिए, आप लोगों ने इसको देखा? जितेंद्र, गीतांजलि, सोनाली। ओके, एक बार मैं जल्दी से जो है कल की चीज़ों को रिवाइज कर देता हूँ कि एडोलेसेंट लर्नर और एडल्ट लर्नर्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस जो है वो पाए जाते हैं। तो इस चार्ट में हम लोग देख सकते हैं कि पहली कॉलम जो है वो है कि हम लोग डिफरेंस किस बेसिस पे देख रहे हैं, और ये जो है एडोलेसेंस लर्नर्स की क्वालिटीज़ है, और ये जो है एडल्ट लर्नर्स की क्वालिटी है। ओके, सबसे पहले एज रेंज के बारे में मैंने बताया था कि जनरली जो है एडोलेसेंस जो होते हैं उनकी एज 10 साल से लेके 19 साल होती है, और लड़कियों के मामले में हम लोग दोनों में से एक एक साल जो है कम कर देते हैं, तो वो गर्ल्स की एज होती है, और 10 से 19 साल जो है वो बॉयज की एज होती है। ओके, और एडल्ट लर्नर्स में हम लोगों ने देखा था कि जो पोस्ट एडोलेसेंस वाला जो फेज होता है उसको हम लोग एडल्ट लर्नर्स में काउंट करते हैं, और एडल्ट लर्नर्स की जो एज होती है वो 18 साल के अनवर्ड, जब तक वो आदमी बुढ़ा बुढ़ा नहीं होता या उसकी डेथ नहीं होती है तब तक हम लोग उसको एडल्ट लर्नर्स के कैटेगरी में काउंट करते हैं। ओके, उसके बाद डेवलपमेंट स्टेज, इसमें कि हाँ, इसमें जो है हम लोग चाइल्डहुड से, अपने बचपन से एडल्टहुड के बीच वाले फेज को हम लोग फेस करते हैं। ये फेज हम लोग सभी लोग ने देख लिया है, और इसमें हम लोगों ने देखा होगा कि हमारी जो फिजिकल ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, हमारी मेंटल ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होती है, और हमारा जो इमोशनल ग्रोथ है वो भी बहुत तेज़ी से होता है। तो ये जो एक प्रकार का ट्रांसमिशन फेज होता है, दोनों एडल्ट चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में एक ट्रांसमिशन फेज होता है। और एडल्ट लर्नर्स वाली जो फेज है उसमें हम लोग हमारी जितनी मेच्योरिटी हमारे अंदर आनी चाहिए उसको हम लोग अपने फिजिकल ग्रोथ और कॉग्निटिव मेच्योरिटी, कॉग्निटिव का मतलब आप लोगों को मैंने कई बार बताया, हमारी जो ज्ञानात्मक के क्षेत्र में जितनी ग्रोथ होनी चाहिए वो उस लेवल को हम लोग अचीव कर लेते हैं। ओके, मोटिवेशन का अगर देखें तो क्यूरियसिटी, पीयर इन्फ्लुएंस, डिजायर फॉर ऑटोनॉमी, इसमें हम लोग चाहते हैं कि हमें एकदम स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। हमारे अंदर बहुत अधिक जो है उत्सुकता होती है किसी भी चीज़ को सीखने की, कोई भी चीज़ को जानने की। और पीयर इन्फ्लुएंस का मतलब है कि एक दूसरे को देख के हम उन सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और वो सारी चीज़ें करना चाहते हैं जो दूसरे लोग को हम लोग करते हुए देखते हैं। ओके, और इसमें देखें तो एडल्ट लर्नर में हमें अपनी प्रैक्टिकल गोल, हम लोग तो ये सोचने लगते हैं कि उसी चीज़ को हम लोग करें जो हमारे आगे की लाइफ में काम आने वाला है। करियर एडवांसमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये सब सारी चीज़ें एडल्ट लर्नर्स वाले फेज में हम लोगों को देखने को मिलती है। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब है कि फ्यूअर एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस पे हमारे एडोलेसेंस लर्नर के पीरियड में हमारे ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बहुत कम होती है। हमारे एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमें देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही हम लोग एडल्ट लर्नर वाले फेज में जाते हैं तो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारा वर्क, फैमिली, एजुकेशन और हमारा जो अगल बगल का समाज है वो भी हमारे ऊपर हमारे लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, और उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। ओके, लर्निंग प्रेफरेंसेज में होता है कि इसमें हम लोग इंटरेक्टिव होते हैं, इंगेजिंग, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग इसमें की जाती है। हमें जो है पूरा एकदम फॉर्मल वे में जो है चीज़ें सिखाई जाती हैं, जो हम लोगों ने देखा था कि फॉर्मल वे ऑफ एजुकेशन, तो वो सारी चीज़ें जो है हम लोगों को एडोलेसेंस लर्नर्स के पीरियड में हम लोग को देखने को मिलती है। लेकिन जब हम लोग एडल्ट लर्नर वाले फेज में आते हैं तो यहाँ क्या होता है कि लर्निंग जो है फ्लेक्सिबल होती है, सेल्फ डायरेक्टेड होती है, अप्लीकेबल टू रियल लाइफ होती है। मतलब कि फ्लेक्सिबल का मतलब है कि ये हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एक मिनट
ओके, थोड़ा सा एक कॉल आ रहा है, मैं डू नॉट डिस्टर्ब मोड, सॉरी। ओके, तो लर्निंग प्रेफरेंसेस में हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग एडोलेसेंस के पीरियड में होते हैं तो सारी चीज़ें जो है इंटरेक्टिव लर्निंग होती है, मतलब कि लर्निंग के लिए हम एक दूसरे के ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक दूसरे के ऊपर किसी टीचर के ऊपर या किसी अपने दोस्त के ऊपर या किसी भी ऐसे चीज़ से हम लोग सीख सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर हम लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंगेजिंग का मतलब है कि हम लोग जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंगेज होते हैं अपने लर्निंग को लेके। हम लोग 8 से लेके 4 बजे तक कॉलेज जाते हैं, इसके अलावा कोचिंग जाते हैं, तो हम लोग टोटल रूप से जो है इंगेज होते हैं अपने लर्निंग्स में। वहीं अगर हम लोग एडल्ट लर्नर वाले फेज की बात करें तो इसमें होता है कि लर्निंग जो है फ्लेक्सिबल होता है, मतलब कि अगर हम लोग एडल्ट लर्नर वाले फेज में अगर चले जाते हैं तो वहाँ चीज़ें हमारे ऊपर निर्भर करने लगती हैं कि हमारा जब मन करता है तब पढ़ते हैं, हमारा जब जो मन करता है वो सारी चीज़ें करते हैं। सेल्फ डायरेक्टेड कि हमारे मन के हिसाब से चीज़ें हमें सीखनी होती हैं और इसमें हम वही चीज़ें सीखते हैं जो हमारे रियल लाइफ में अप्लीकेबल होती हैं। ओके, लाइफ एक्सपीरियंस, ये सबको पता है कि एडोलेसेंस तक हमारे पास जो है अपने लाइफ का एक्सपीरियंस जो है बहुत कम होता है और एडल्ट पीरियड में एडोलेसेंस की तुलना में हमारे पास लाइफ एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा होता है और हमारे पास नॉलेज और एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है एडोलेसेंस की तुलना में। ओके, एजुकेशनल ग्रुप में प्रिपेयरिंग फॉर एडल्टहुड एकेडमिक अचीवमेंट, ये होता है कि हमें अब आगे की दुनिया से कैसे लड़ना है, आगे की दुनिया में कैसे सर्वाइव करना है, इस चीज़ की हम लोग तैयारी करते हैं एडोलेसेंस में और एकेडमिक अचीवमेंट को पाते हैं कुछ, जैसे कि 12th को हम लोग अचीव करते हैं, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स या बीएससी जो कभी ग्रेजुएशन की डिग्री हम लोग अचीव करते हैं, ये जो होता है हमारे एकेडमिक अचीवमेंट में आता है। और जब हम लोग एडल्ट लर्नर्स में आते हैं तो इसमें हम लोग करियर अचीव करते हैं, मतलब कि अपने करियर को बनाने के लिए सारी चीज़ें करते हैं, पर्सनल ग्रोथ पे जो है ध्यान देते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग इसमें जो है होती है, मतलब कि जो भी चीज़ें होती हैं हमारे लाइफ लॉन्ग समय तक चलती हैं। ओके, इसके बाद डिसीजन मेकिंग में जब हम लोग एडोलेसेंस के फेज में होते हैं तो इसमें हम अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता, टीचर्स और अपने एक दूसरे जो ग्रुप के हम लोग हिस्सा होते हैं, मतलब कि दूसरे के ऊपर या दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस होकर कोई भी डिसीजन लेते हैं। कोई भी अगर डिसीजन हमें लेना है कि हमें आर्ट्स लेना है या साइंस लेना है, हमें आईआईटी करना है या नीट करना है, तो इसके लिए हम दूसरे लोगों के ऊपर जो है निर्भर होते हैं या उन लोगों के डिसीजन से हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन जब हम लोग एडल्ट लर्नर वाले फेज में आते हैं तो वहाँ हम लोग अपना डिसीजन खुद लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं और दूसरे को जो है हम अपने पसंद के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। ओके, इसके बाद सोशल इंटरेक्शन, जाहिर सी बात है कि एडोलेसेंस के पीरियड में सोशल इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि इस समय हमें दोस्त बनाने की एक भूख होती है, हमें अपना रिलेशनशिप बनाने की भूख होती है, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो एडोलेसेंस के पीरियड में होती हैं और इसमें जो हमारी एक अलग से जो पहचान बनाने की भूख जो हमारे अंदर होती है वो एडोलेसेंस के पीरियड में होती है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग एडल्ट लर्नर वाले फेज में आते हैं तो हम थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाते हैं और इसमें जो है प्रोफेशनल रिलेशनशिप को बनाते हैं, मतलब किसी से भी काम से काम रखने का जो है काम करते हैं। और कोलैबोरेटिव लर्निंग का मतलब है कि एक दूसरे का जो है सहयोग करके चीज़ों को सीखने का थोड़ा सा कोशिश करते हैं। नेटवर्किंग का मतलब है कि एक आदमी से मिले, वो दूसरे आदमी से मिलाया, इस टाइप से हम लोग नेटवर्किंग वाला जो है रिलेशनशिप भी बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, रिस्क टेकिंग बिहेवियर, इसमें थोड़ा सा एडोलेसेंस के पीरियड में थोड़ा सा हमारे अंदर कम होता है, हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और थोड़ा बहुत जो है हम एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। लेकिन एडल्ट लर्निंग वाले फेज में जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ जो हमारे रिस्क टेकिंग वाली क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त जो है नॉलेज होता है, पर्याप्त हमारे पास जो है अनुभव होता है और रिस्क टेकिंग बिहेवियर जो है हमारे पास एडल्ट लर्नर्स वाले फेज में ज़्यादा होता है।
इसके अलावा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जाहिर सी बात है कि एडोलेसेंस वाले पीरियड में हमारे अंदर जो एक क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है, और इसी चीज़ को हम लोग अप्लाई करते हैं एडल्ट लर्नर वाले फेज में। और जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग हम लोग सीखते हैं यहाँ से कि कैसे चीज़ों को सोचना है, कैसे चीज़ों को करना है, ये हम यहाँ सीखते हैं, और इसी चीज़ को अपने एडल्ट हुड वाले पीरियड में हम लोग अप्लाई करते हैं, और हम लोग जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ओके, इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करें तो एडोलेसेंस पीरियड में मैंने आपको कल बताया था कि इसमें हम लोग इमोशनल रूप से थोड़े से वीक होते हैं, बात बात पे हमें बातों का जो है बुरा लग जाता है, और एडल्ट हुड वाले पीरियड में हम लोग इमोशनल रूप से जो है मेच्योर हो जाते हैं, और हमें जो है अपना तनाव जो है मैनेज करने का तरीका जो है आसानी से आ जाता है। ओके, तो ये चीज़ जो है आपको घर से पढ़नी थी, जो कल मैंने आपको बताया था, लेकिन मैंने इसको जल्दी से आपके लिए जो है रिवीजन किया। किसी को अगर किसी पॉइंट में प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। ओके, सोनी और निधि, आप लोग आज पहली क्लास में ज्वाइन हुए हैं, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। वैसे पहले की जो क्लासेज की रिकॉर्डिंग है, अगर आप लोग उसे देखें तो वो जो है ये सारी चीज़ें जो है इसमें बहुत अच्छे से, इसका जो बेस मैंने बनाया है वो पीछे की प्रीवियस क्लासेज में है। तो अगर आप लोग वो क्लासेज नहीं देखी हैं तो उसको जो है ग्रुप में जो प्लेलिस्ट शेयर किया गया है उसे ज़रूर देखिएगा। ओके, निधि आपने कोई क्लास देखी रिकॉर्डिंग वाली? ठीक है, ठीक है, उसको जो है ज़रूर देखिएगा आप, तभी जो है आपका ये सारा चीज़ें जो है वो क्लियर हो पाएगा। ओके, आज जो है हम लोगों की शायद 9वीं क्लास है टीचिंग एप्टीट्यूड की, और इसमें हम लोग लगभग 3 क्लास और लेंगे और हमारा एक यूनिट जो है वो कवर हो जाएगा। वैसे टीचिंग एप्टीट्यूड तो कल ही समाप्त हो जाएगा कल की क्लास में, लेकिन 2 क्लास जो हम लोग लेंगे उसमें प्रॉपर जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और KVS मैदान के कुछ क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। इसके अलावा दिशा पब्लिकेशन की जो बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें सबको क्लियर है कि एक एडोलेसेंस लर्नर और एडल्ट लर्नर में क्या डिफरेंस होता है। ओके, इसके आगे जो है हम लोगों को एक मॉडल जो है और पढ़ना है। हम लोगों ने लगभग पीछे की कक्षाओं में लगभग 10 से 12 या 15 मॉडल्स जो है हम लोगों ने पढ़ी है। एक मॉडल जो है वो है हर्से ब्लैंकार्ड मॉडल ऑफ लीडरशिप। इसमें जो है हर्से ब्लैंकार्ड मॉडल जो है इसमें ये बात की जाती है कि जैसे कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ लर्नर्स होते हैं और मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो उनको दिया जाना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि मेजर रूप से हम लोग सारे लर्नर्स को इसमें जो है 4 कैटेगरी में लोग डिवाइड करते हैं, जिसको ये लोग बोलते हैं R1, R2, R3 और R4। 4 टाइप्स में सारे लर्नर्स को जो है जितने भी विद्यार्थी होते हैं एक क्लास में हमें 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाना चाहिए, और उसके हिसाब से उनको सारी चीज़ें करने का जो इंस्ट्रक्शन दिया जाना चाहिए उसके हिसाब से हम उनको जो इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो पहला जो ये कैटेगरी डिवाइड करते हैं उसमें ये बताते हैं कि कुछ विद्यार्थी क्लास में ऐसे होते हैं जो ना तो योग्य हैं, मतलब कि उनके अंदर जो है करने की कोई काम करने की क्षमता नहीं है, और ना वो किसी काम को करना चाहते हैं, ना किसी काम को करना चाहते हैं। आप लोग बताएंगे कि एक मिनट,
ओके, आप लोगों ने ऐसे कुछ विद्यार्थियों को देखा होगा जो जिनको ना तो कुछ आता है और ना वो कुछ समझना चाहते हैं, ना कुछ सीखना चाहते हैं, ना वो कुछ करना चाहते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को आप लोगों ने देखा है अपने क्लास में? अगर आप लोगों ने देखा है तो थम्स अप करिए बादल, तभी जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके ओके, सोनाली आपने देखा है, बहुत अच्छा। तो इसी तरीके से ये जो चार मॉडल्स ये हम लोग देख रहे हैं, R1, R2, R3 और R4। पहले विद्यार्थी होते हैं जो ना तो अनेबल हैं, मतलब कि उनके अंदर सीखने की जो है क्षमता भी नहीं है, और वो अनविलिंग भी है, वो सीखना भी नहीं चाहते हैं। इस कैटेगरी को ये लोग नाम देते हैं R1। ओके, R2 कैटेगरी में ये लोग बोलते हैं कि वो अनेबल है, मतलब कि उसके अंदर कोई काम सीखने की क्षमता नहीं है, लेकिन वो विलिंग है, वो कोई काम जो है वो सीखना चाहता है, कोई काम जो वो जो है पढ़ना चाहता है। ये R2 कैटेगरी ये लोग बताते हैं। और R3 कैटेगरी ये बोलते हैं कि वो एबल तो है, मतलब उसके अंदर क्षमता तो है, लेकिन वो सीखना नहीं चाहता, वो पढ़ना नहीं चाहता है। तो ये R3 कैटेगरी ये लोग बताते हैं। और R4 कैटेगरी वो बताते हैं कि एबल भी है और वो जो है विलिंग भी है। ओके, ये चारों कैटेगरी जो है आप लोगों को समझ में आया कि चार कैटेगरी किसी क्लास में किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। ओके, तो अब जो है आप ही लोग बताएंगे कि R1, R2, R3 और R4। R1 में था कि अनविलिंग भी है और अनेबल भी है। इसमें था कि अनेबल तो है लेकिन विलिंग है, वो करना चाहता है। ये था कि एबल है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, आर इन्होंने जो कैटेगरी डिवाइड किया है बस उसके नोमेनक्लेचर के लिए उसका नाम जो है बस ये रखा गया है। R1 कैटेगरी, R2 कैटेगरी, R3 कैटेगरी, R4 कैटेगरी। ये जो है कुछ स्टूडेंट्स के ग्रुप को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, R1, R2, R3। ओके, हाँ, तीसरा कैटेगरी जिन्होंने बताया है वो अनेबल हैं, एबल तो हैं लेकिन अनविलिंग है। और चौथा कैटेगरी इन्होंने बताया है वो एबल हैं और विलिंग भी है। अब थोड़ा सा हम लोग जो है दिमाग लगाएंगे अपना और थोड़ा सा सोचेंगे कि मान लीजिए कि आप किसी टीचर में किसी क्लास में जो है बच्चों को पढ़ाने जाते हैं और आपने ये चार कैटेगरी जो है बच्चों की डिवाइड कर दी, या इसके इतर भी कोई कैटेगरी आप लोग बता सकते हैं कि ये कैटेगरी भी हो सकती है। इसके अलावा भी कोई कैटेगरी पॉसिबल है किसी क्लासरूम में? अगर हाँ तो बताइए, अगर नहीं तो ना बोल सकते हैं आप लोग। थोड़ा सा सोचेंगे हम लोग और सोचेंगे कि इन चारों के अलावा भी कोई कैटेगरी जो है किसी क्लासरूम में बनाया जा सकता है। पहला कैटेगरी हम लोगों ने बनाया कि ना उसके पास क्षमता है और ना वो करना चाहता है। दूसरा कैटेगरी वो है कि ना वो उसके पास क्षमता नहीं है लेकिन वो चीज़ों को करना चाहता है। तीसरा कैटेगरी जो हम लोगों ने बनाया कि उसके पास क्षमता तो है लेकिन वो करना नहीं चाहता है। और चौथा कैटेगरी जो हम लोगों ने बनाया कि उसके पास क्षमता भी है और वो चीज़ों को करना भी चाहता है। ओके, अब इसका जो सॉल्यूशन है उसको इन्होंने दिया है S1, S2 और S3 और S4। मतलब कि R1 कैटेगरी जो है उसको हम लोग किस तरीके से बच्चों को जो है क्या इंस्ट्रक्शन दें कि वो जो है पढ़ना शुरू कर दें, वो सॉल्यूशन 1 है S1 कैटेगरी। और R2 जो है जिसमें अनेबल और विलिंग बच्चे हैं उनको हम क्या इंस्ट्रक्शन दें कि वो पढ़ना शुरू कर दें। तो आप लोगों के हिसाब से एक बार फिर से R2, R3
और R4 हमें जो है बताएंगे। जितेंद्र, आप बता सकते हैं कि R1 कैटेगरी का अगर कोई बच्चा है वो अनेबल भी है और अनविलिंग भी है, तो उसको हमें किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। मान लीजिए कि आप किसी क्लास में गए बच्चों को पढ़ाने, और उसमें कुछ बच्चों का ग्रुप ऐसा है जो क्लास में बस भगदड़ करते हैं, वो न पढ़ना चाहते हैं न उनके पास पढ़ने की क्षमता है। हाँ बताइए जितेंद्र, एक बार फिर से। प्रॉब्लम समझ ली आप लोगों ने। हाँ, ओके। अब एक बार हम लोग जो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये है लीडरशिप स्टाइल, मतलब कि उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ दिया हुआ है कि R1 कैटेगरी की एक लड़की है सारा। R1 कैटेगरी क्या होगा कि वो अनेबल है और अनविलिंग है। उसको S1 सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करा जाएगा कि क्लियर एक्सप्लेनेशन, ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, ऑफरिंग एडिशनल सपोर्ट थ्रू ट्यूटरिंग सेशन टू बूस्ट हर कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। जैसा कि आपने बताया कि उसके प्रॉब्लम को हम लोग समझेंगे, तो हम ये देखेंगे कि उसका जो है अनविलिंगनेस का कारण क्या है। वो हो सकती है कि डिमोटिवेट हो, या उसे लगता हो कि हम ये चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम उसे जो है प्रोवाइडिंग क्लियर एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छे से चीज़ों को उसको समझाने की कोशिश करेंगे, और ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, जो चीज़ें उसे लगेगा कि ये थोड़ी कठिन है तो उसे हम छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करेंगे और उसको बाद उसको जो है समझाएंगे। उसके बाद उसको जो है कुछ एडिशनल सपोर्ट, जैसे कि जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर होते हैं उनके लिए क्या किया जाता है कि उनको जो है होम ट्यूशन या स्कूल के बाद जो है ट्यूशन लगा दिया जाता है, तो वो होता है एडिशनल सपोर्ट। ओके, जिससे कि उसके कॉन्फिडेंस और अंडरस्टैंडिंग में बढ़ावा हो जो है वो हो सके। अगर हम लोग सोचें कि R2 कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट हैं, मतलब कि जो R2 कैटेगरी क्या था, अनेबल बट विलिंग, मतलब कि वो अयोग्य हैं लेकिन चीज़ों को करना चाहते हैं। तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उनको जो है प्रॉपर गाइडेंस जो है प्रोवाइड कराएंगे, उनको जो है इंकरेजमेंट देंगे। इसके अलावा एडिशनल रिसोर्स टू हेल्प हिम ग्रैप्स द मटेरियल एंड डेवलपमेंट इफेक्टिव स्टडी स्ट्रेटजी, ये सॉल्यूशन जो है उसके लिए है। उसको हम लोग एक प्रॉपर जो है गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद उसको जो है इंकरेज करेंगे कि तुम जो है सीख सकते हो, तुम ये कर सकते हो, ये भी एक तरीके का मोटिवेशन है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये तीनों कैटेगरी जो है लगभग सेम है, लेकिन किसी टीचर को इस वाले बच्चे के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना है। और ये R1 और R2 R3 ये कैटेगरी लगभग सेम है, लेकिन R1 वाले बच्चे के लिए किसी टीचर को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है और उस बच्चे को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। R2 कैटेगरी वाले बच्चे के साथ क्या है कि वो चीज़ों को करना चाहता है, तो उसकी अयोग्यता को हम लोग योग्यता में बदल सकते हैं। उसे जो है हम लोग अच्छे से समझा सकते हैं चीज़ों को, जिससे कि वो कैसे पढ़ना है, चीज़ों को कैसे करना है ये समझ जाए। इसके लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, प्रोवाइडिंग गाइडेंस, इंकरेजमेंट, एडिशनल रिसोर्स और डेवलप इफेक्टिव स्टडी स्ट्रेटजी। ओके, इसके बाद बात करते हैं R3। R3 में था कि वो एबल तो है लेकिन अनविलिंग है। तो इसमें जो है टीचर को थोड़ा सा R2 के मुकाबले जो है कम मेहनत करना पड़ेगा,
क्योंकि वो जब कर सकता है चीज़ों को लेकिन अनविलिंग है, तो उसके अनविलिंगनेस को दूर करने के लिए थोड़ा सा अगर हम उसे इनकरेज करें, जैसे कि हम क्या करेंगे कि उसको जो है होमवर्क दे देंगे, उसे थोड़ा सा किसी चीज़ का लालच देंगे कि तुम योग्य हो तो तुम ये करो, तो तुम आगे जाके बहुत अच्छे पोस्ट पे जॉब पा सकते हो। उसे हम चीज़ों में इंगेज करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमारे साथ मैं कई बार जो है वो होता है कि अगर कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है लेकिन वो पढ़ने में तेज है, तो उसके माता पिता जो है उसको तरह तरीके के प्रलोभन देते हैं कि अगर इस बार तुम्हारा ये नंबर जो है 90% के पार आया तो तुम्हें जो है यहाँ की ट्रिप मिलेगी, तुम्हें जो है मैं PS5 गेम या कोई एक लैपटॉप या कोई मोबाइल जो है वो खरीद के दे सकते हो। तो वो क्या करेगा कि R3 वाले जो बच्चे होते हैं उनको हम क्या करेंगे कि डिस्कसिंग हर कॉन्कर्न, ऑफरिंग मेंटरशिप, इन्वॉल्विंग हर सेटिंग अचीवेबल गोल टू इंक्रीज हर मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट। ये सबको समझ में आया कि R3 वाले बच्चों के लिए S3 क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। क्लियर है सबको? ओके। अब जो बच्चे क्लास में सबसे तेज होते हैं और वो पढ़ना भी चाहते हैं, वो चीज़ों को सीखना भी चाहते हैं, उनके लिए हम लोग अक्सर देखते हैं कि टीचर जो है उसे हमेशा एडवांस मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कराता है। मतलब कि जो बच्चा 9 में पढ़ने वाला है और पढ़ने में बहुत तेज है, तो उसे बोलेगा कि तुम जो है अब 10th की मैथ जो है वो सॉल्व कर सकते हो, या उसे जो है हमेशा उसके नॉलेज लेवल से एडवांस चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है। और इसके बाद कोशिश किया जाता है कि उसका जो ग्रुप है जिसमें R1 R2 या R3 कैटेगरी के भी बच्चे शामिल हैं, उनको वो मेंटरशिप जो है वो दे सके, उनको कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही तो वो समझा सके। ये सब सारी चीज़ें R4 वाले बच्चे के लिए किया जाता है। ओके जितेंद्र, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? हाँ बताइए। वो खुद नहीं करना चाहता तो उसको हम लोग इन दोनों कैटेगरी में ही ऐड कर सकते हैं। वो अनविलिंग है। हम लोग कोई भी लॉ या थियरी बनाते समय एक इंडिविजुअल की बात जो है सबसे पहले करते हैं। जैसे कि ये सारी चीज़ें जो है R1 R2 R3 एक किसी व्यक्तिगत बच्चे की बात है कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, वो दूसरों को अगर नहीं करने देना चाहता है तो ये जो है उसके क्या बोला जा सकता है कि वो दूसरों को अगर परेशान कर रहा है तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि एक आध दो बार अच्छे से मार खाता है तो वो सही हो जाता है। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका वही है कि अच्छे से उसको समझाया जाए। ओके जितेंद्र, अनविलिंग वन या थर्ड किसी में रखा जा सकता है इसको। वो एबल है और अनविलिंग है तो वो इसी थर्ड वाले ग्रुप में शामिल होगा। ओके नहीं, अनविलिंग वो अगर वो एबल है और अनविलिंग है, वो चीज़ों को नहीं सीखना चाहता तो इस वाले ग्रुप में होगा। अगर वो खुद कमज़ोर है, अनेबल है और फिर भी वो सीखना नहीं चाहता तो वो फर्स्ट वाले ग्रुप में शामिल होगा। ओके अब बात करते हैं कि इससे जो है क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। इसमें जो है हमें याद रखना है कि R1 R2 और R3 और R4 ये जो जैसे यहाँ लिखा गया है अनेबल एंड अनविलिंग, अनेबल बट विलिंग, एबल बट अनविलिंग और एबल एंड विलिंग, इसका सीक्वेंस ठीक ऐसे याद रखना है हम लोगों को कि R1 में अनेबल होगा और अनविलिंग होगा, R2 में अनेबल होगा और विलिंग होगा। ओके
ये सीक्वेंस जो है गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये हम नहीं कर सकते कि R4 में लिख दें कि अनेबल हो और अनविलिंग हो, ऐसे नहीं। ये प्रॉपर जो इन्होंने R1 R2 और R3 जो इस मॉडल ऑफ लीडरशिप में दिया है, इन्होंने बहुत बाकायदे से इसको डिस्क्राइब कर रखा है कि R1 सीरीज में कौन से बच्चे आएंगे और R2 कैटेगरी में कौन से बच्चे आएंगे, R3 कैटेगरी में। तो इसका सीक्वेंस जो है हमें जैसे यहाँ लिखा हुआ है वैसे याद रखना है, और उस कैटेगरी के बच्चों को किस तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, ये थोड़ा सा इसका जो सॉल्यूशन है उसको हम लोगों को याद रखना है कि S1 क्या है, S2 क्या है, S3 क्या है और S4 क्या है, ये याद रखना है हमेशा। इससे जो है मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि R1 R2 एक कॉलम देगा, S1 S2 S3 एक कॉलम दे देगा, उसको जो है मैच करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम लोग प्रीवियस ईयर देखेंगे तो उसमें जो है इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वहाँ से हम लोग अपने डाउट्स को जो है वो क्लियर कर लेंगे। ओके, क्लियर है सबको? सोनी और निधि क्लियर है आप लोगों को? अनविलिंग है तो उससे जो है थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं, लालच दे के चीज़ों को कर सकते हैं, उसे हम इंकरेज करके उससे काम जो है वो करवा सकते हैं। हाँ हाँ। हम्म। इसके अलावा हाँ, वो खुद इंटरनल मोटिवेशन उनका हाई होता है, तभी वो एबल भी हैं और विलिंग भी हैं। और ऐसे लोग जो है बहुत अच्छा जो है परफॉर्मेंस करते हैं, तो उनको हम लोग और ज़्यादा इंकरेज करते हैं। और इंकरेज करने का मतलब है कि हम लोग बोल देंगे कि अगर किसी, हम लोग अक्सर देखते हैं कि कोई अगर लड़का क्लास में डाउट पूछता है तो टीचर उसे जो है सजेस्ट कर देता है कि राहुल या किसी इस बच्चे को आता है बहुत अच्छे से, इससे अच्छे से समझ लेना। अगर ये नहीं अनविलिंग है तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर जो है इंटरेस्ट नहीं है। अगर हम उसे मोटिवेट करेंगे बाहरी रूप से, तो उसकी अनविलिंगनेस जो है धीरे धीरे विलिंगनेस में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी और वो चीज़ों को करना चाहेगा। ओके, आगे हम लोगों को देखना है कि एक कौन आप एक्सपीरियंस होता है। डेल कागने एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कौन आप एक्सपीरियंस जो है वो बनाया है कि हम किस तरीके से अधिक अपना अनुभव बढ़ा सकते हैं, या किस तरीके से हम लोग अधिक से अधिक अपना किसी चीज़ से अनुभव ले सकते हैं। ओके, इडगर डेल इनका नाम है, इडगर डेल। अब इसको हम लोग थोड़ा सा अपने रियल लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। निधि, आपको चीज़ें समझ में आ रही है ना? ओके, गीतांजलि बोल रहे हैं कि इरिस्कॉन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के लास्ट पॉइंट समझा दीजिए। ओके, पहले हम लोग वही देख लेते हैं। कौन सा लास्ट पॉइंट बोल रहे हैं आप गीतांजलि? इसमें जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको हम लोग एक बार ध्यान से पढ़ेंगे कि एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों और उपलब्धियों को दर्शाता है। जब वे अपनी पिछली सफलताओं और असफलताओं को स्वीकार करते हैं और अपनाते हैं, अपनी यात्रा में अर्थ और ज्ञान ढूंढते हैं, तो वे अखंडता और स्वीकृति की भावना प्राप्त करते हैं। हालांकि यदि व्यक्ति पछतावा रह जाता है या पिछली गलतियों पर ध्यान देता है, तो उसे अपने बाद के वर्षों में निराशा या कड़वाहट का अनुभव होता है। तो हम लोग एक व्यक्ति को एज्यूम करते हैं जो एकदम लेट एडल्टहुड में है, मतलब कि एकदम अब 2-4 साल या 5 साल, या मान लीजिए कि बहुत 70 साल की एज जो है अचीव कर चुका है। तो जब हम लोग उससे बात करते हैं
तो वो या तो दो तरीके से दो तरीके से वो हमसे बात कर सकता है, या तो अपने प्रायर लाइफ से अगर वो बहुत ज़्यादा खुश होगा, मतलब कि उसकी लाइफ उसने जैसी चाही थी उसने अगर वैसी जी होगी, तो वो सारी चीज़ें जो है बहुत ईमानदारी से हमारे साथ डिस्कस करेगा, और उसका जो है बहुत ईमानदारी से लोगों को जो है बताने की कोशिश करेगा, और जो भी चीज़ें उसने गेन किया है उसको वो सेलिब्रेट करेगा, उसको वो जीना चाहेगा। ओके। लेकिन दूसरा व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो अपने प्रायर नॉलेज प्रायर लाइफ में वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाया जो वो सोच रहा था, तो इस स्थिति में उसके हाथ जो निराशा लगी है उससे जो आगे के 10 साल वो जीना चाहता है उसमें वो थोड़ा सा निराश रूप से जीना चाहेगा, और जो चीज़ें उसने नहीं की है अब तक उन सारी चीज़ों को अभी वो करना चाहेगा। तो यही है इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। क्लियर है गीतांजलि? ओके, इसको हम लोग पढ़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मॉडल है और इसको हम लोग अपने रियल लाइफ से बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। इरिस्कॉन मॉडल ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, इसको मैंने कुछ पॉइंट इसके जो कल बताए थे और बोला था कि आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़िएगा। इसके अलावा सारे पॉइंट्स क्लियर हैं गीतांजलि? ओके। अब हम लोग बात करते हैं इडगल डेन का जो है कौन आप एक्सपीरियंस जो है उसको फिर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ऐसा हमारे साथ जो है खुद का अनुभव हम लोग अपना शेयर कर सकते हैं, या खुद को अपने प्रायर नॉलेज या प्रायर एक्सपीरियंस को जो है हम लोग देख सकते हैं। ये बोलते हैं कि जो हम लोग पढ़ते हैं उसका लगभग 10% चीज़ें हमें याद होती हैं, और जो चीज़ हम लोग सुनते हैं उसकी लगभग 20% चीज़ें हम गेन कर पाते हैं, या 10% हम लोग गेन कर पाते हैं। जो हम लोग सुनते हैं उसका 20% गेन कर पाते हैं, और जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग विजुअल फॉर्मेट में चीज़ें देखते हैं उसको हम लोग 30% गेन कर पाते हैं, और जिसको हम लोग सुनते और देखते दोनों हैं उसका लगभग 50% हम लोग गेन कर पाते हैं, और जिसको हम लोग बोलते हैं और लिखते हैं उसका हम लोग 70% गेन कर पाते हैं, और जो हम लोग खुद से करते हैं ये इन सारे स्टेज के बाद उसका हम लोग 90% गेन कर पाते हैं। ओके, इसको कोई और जो है समझाना चाहेगा जिसको ये बेहतर रूप से समझ में आ रहा हो कि हमारे लाइफ में ऐसा खुद से होता है? कोई बताना चाहेगा क्या ऐसा हमारे साथ सच में होता है? ओके, तो इसका जो है हमें सीक्वेंस जो है याद रखना है, और इसमें हमें यह याद रखना है कि शुरू के जो 4 हैं उसको हम लोग पैसिव लर्निंग बोलते हैं, जिसमें हम जो है पैसिव फॉर्मेट में होते हैं, मतलब कि थोड़े से शिथिल अवस्था में होते हैं। और ये जो 2 फेज है इसमें हम लोग इसको हम लोग एक्टिव लर्निंग बोलते हैं, और इसके जो दोनों के दो फेज हैं ये जो एक्टिव लर्निंग है और ये जो है सारे पैसिव लर्निंग है। ओके, तो इसको आप लोग एक बार देखेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, या इसको जो है मैं और अच्छे से समझाऊं? बताइए गीतांजलि, सोनाली, निधि, सोनी, आप लोग, जितेंद्र और साहिल। बस बस वही एग्जाम्पल जो है हमें सोच के इन सारी चीज़ों को याद रखना है। जैसे कि
हम लोग जो चीज़ें पढ़ते हैं, मान लीजिए कि कोई कहानी है, उसकी हम लोगों ने कोई किताब पढ़ी, तो उसका जो है 10% हम लोग, हाँ हाँ, ऑडियो का मतलब है कि जो चीज़ें सुनने वाली होती हैं, और विजुअल का मतलब होता है जो चीज़ें देखने वाली होती हैं। ऑडियो विजुअल दोनों होते हैं, जो जिससे हम लोग सुनते भी हैं और देखते भी हैं। जैसे कि टेलीविज़न, ये हो सकता है, मूवी हो सकता है, और किसी लेक्चर को अगर हम लोग अटेंड कर रहे हैं जिसमें हम लोग चीज़ों को देखते भी हैं और सुनते भी हैं, तो ये होता है। ओके। पीएचडी की स्थिति से जा सकती है, हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या कोई प्रैक्टिकल वर्क खुद से बनाते हैं, या कोई प्रोजेक्ट वर्क हम लोग करते हैं। ये सब सारी चीज़ें 90% एक्टिव लर्निंग में आती हैं। ओके, दीदी क्लियर है आपको? ओके। इसको एक बार फिर से क्लास ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, और इसी को मैंने यहाँ थोड़ा सा लिखा हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो चीज़ें भावात्मक होती हैं। भावात्मक मतलब कि आ, बस सुनी सुनाई जाती हैं या देखी जाती है, उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। मतलब हाँ, अमूर्त अवस्था में जो होती हैं, इसको ये पहला लेवल है। विजुअल का मतलब होता है जिसे हम लोग देखते हैं। वर्बल का मतलब होता है कि जिसे हम लोग सुनते भी हैं और देखते भी हैं। सिमुलेशन का मतलब होता है कि जिस चीज़ को हम लोग जीते हैं, मतलब कि उन सारी क्रियाओं का एक हम लोग हिस्सा होते हैं, उसे हम लोग सिमुलेशन बोलते हैं। सिमुलेशन का उदाहरण मैंने ऑलरेडी आपको दे रखा है, तो कौन बता सकता है कि सिमुलेशन क्या होता है? नहीं नहीं, वो स्टिमुलस रिस्पांस होता है। बताइए, स्वदेश आप थे उस क्लास में? साहिल, जितेंद्र, गीतांजलि। सिमुलेशन एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम लोग किसी लर्नर जो है कोई चीज़ गेन करता है। एक बार फिर से मैं उसे आपको दिखा देता हूँ। आप लोग जो है यहाँ चीज़ें देखते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। इसका मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को दिया था, उसी के हिसाब से बता दीजिए कि डॉक्टर ड्राइविंग कार वाली जो गेम है, या कोई भी सिमुलेशन गेम होती है, उसको हम लोग इस श्रेणी में रखते हैं। मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ का रिक्रिएशन करना जो कहीं ना कहीं ओरिजिनल है, लेकिन वो चीज़ हमें सिखाने के लिए उसको सिमुलेट करते हैं लोग। जैसे कि इसका एग्जांपल मैंने एक और दिया था कि मान लीजिए किसी को चांद पे जाना है, चांद पे जाके उसको 1 महीने वहाँ रहना है, तो हम लोग डायरेक्ट तो उसे एकदम नहीं भेज देंगे कि किसी व्यक्ति को उठाया और उसे जो है वहाँ जो है डायरेक्ट ड्रॉप कर दिया। उसके लिए बाकायदे क्या करते हैं कि पहले जो हम लोग पृथ्वी पे चांद का इन्वायरमेंट जो है, मून का जो है इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। उसके बाद उस व्यक्ति को इस इन्वायरमेंट में सिमुलेट करते हैं। सिमुलेट करने का मतलब है कि उसे जो है चांद पर रहन सहन का जो तरीका है हम लोग इस इन्वायरमेंट में सिखाते हैं, तो इसको हम लोग सिमुलेशन बोलते हैं। जैसे कि डॉक्टर ड्राइविंग गेम आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा या खेला है? डॉक्टर ड्राइविंग या कोई भी ट्रेन सिमुलेशन गेम जितने लोगों ने देखा या खेला है, एक बार जो है हाथ उठा सकते हैं। तो डॉक्टर ड्राइविंग गेम में क्या होता है कि एक साहिल आपने खेला, बहुत अच्छा।
उसमें क्या होता है कि एक कार होती है जो लगभग एकदम रियल कार जैसे होती है, और उसमें वही सारे फीचर दिए होते हैं जो एक रियल कार में दी होती हैं। एक ब्रेक होता है, एक्सेलेटर होता है, गियर भी होता है, और क्लच वगैरह भी होता है। ये क्या है कि ये ओरिजिनल कार नहीं है, लेकिन हम लोग इसको जब चलाते हैं तो हम लोग को ये फील होता है कि ये जो है ओरिजिनल कार जैसे चल रहा है। तो इसको हम लोग सिमुलेशन गेम बोलते हैं। प्ले स्टोर पे जब डालेंगे आप लोग की सिमुलेशन गेम, तो उसमें बहुत सारे ऐसे गेम आपको दिखेंगे। रियल गन सिमुलेशन गेम, रियल ट्रेन सिमुलेशन गेम, इस तरीके से रियल ऑपरेशन सिमुलेशन गेम। तो रियल लाइफ की चीज़ों को हम लोग जब सीखने के लिए उसे परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं एक नकली इन्वायरमेंट में, तो उसे हम लोग सिमुलेशन बोलते हैं। क्लियर है क्या सबको? वो इसी पीपीटी में बहुत अच्छे से बताया गया है, तो एक बार जो है आप लोग सर्च करिएगा, नोट्स जो है एक बार देखिएगा, उसमें बताया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसको आप लोगों को पढ़ना है एक बार अच्छे से। अब बात करते हैं कि टीचिंग सपोर्ट मटेरियल्स, टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस होता है, तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो इन सब सारी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, जिससे कि टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है अधिक से अधिक इफेक्टिव हो सके। ओके, इसमें टेक्स्ट बुक, वर्क बुक, सबसे जो रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होती है किताबें और कॉपी। विजुअल एड्स का मतलब है कि जो कि हमारी किताबों में चार्ट, डायग्राम, मैप, पोस्टर आदि ये सब सारी चीज़ें दी जाती हैं, ये भी टीचिंग सपोर्ट मटेरियल्स में आते हैं। ऑडियो विजुअल टीचिंग मटेरियल, जो क्लासरूम में अब जो स्मार्ट क्लासरूम बनाया जा रहा है उसमें हम लोगों को वीडियो प्रेजेंट किया जाता है। पॉडकास्ट बहुत सारे सुनाए जाते हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग जो वो सुनाई जाती है। तो ये सब सारी चीज़ें ऑडियो विजुअल मटेरियल्स में आते हैं। मैनिपुलेटिव में क्या होता है, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो एकदम क्लास में ऐसे रखे होते हैं 3D शेप में, जिसको हम लोग अच्छे से देख के सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं, वो होता है मैनिपुलेटिव मटेरियल्स। ओके, जैसे कि ब्लॉक्स, काउंटर्स, मॉडल्स, इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर, ये सब मैनिपुलेटिव मटेरियल्स के अंदर आते हैं। तो इसमें आपको याद ये रखना है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैनिपुलेटिव टीचिंग सपोर्ट मटेरियल्स। तो आपको बहुत सारे ऑप्शन जो है उसमें दिए होंगे, तो आपको मैनिपुलेटिंग मटेरियल्स का जो है एक डिफिनीशन जो है वो याद होना चाहिए, जिसको क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स टू मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट एंड इंगेज इन काइनेस्थेटिक लर्निंग एक्सपीरियंस, मतलब कि उनके लर्निंग एक्सपीरियंस को एक बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान बनाने का जो कार्य किया जाता है वो मैनिपुलेटिंग टीचिंग सपोर्ट मटेरियल्स के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा डिजिटल रिसोर्सेज में हमारे वेबसाइट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, इंटरेक्टिव सिमुलेशन एक बार फिर से आया, तो इसको हम लोग एक बार फिर से आप लोग देखिएगा। ई बुक्स, ये सब क्या है, डिजिटल रिसोर्स में आते हैं। ओके, टीचिंग किट्स या पैकेज, जैसे कि इसमें क्या होता है कि प्री पैक्ड सेट ऑफ मटेरियल्स, लेसन्स प्लान, एक्टिव डिजाइंस टू एड्रेस स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव और टॉपिक्स एंड स्ट्रीमलाइन लेसन प्रिपरेशन फॉर एजुकेटर्स। जैसे कि मान लिया कि हमें आपको फर्स्ट पेपर पढ़ाना था, तो मैंने जो है 2-3 हज़ार रुपये खर्च करके जो टीचिंग मटेरियल इकट्ठा किया, जैसे कि KVS मदान की बुक हो गई, दिशा पब्लिकेशन की बुक हो गई, साहित्य पब्लिकेशन की बुक हो गई, और क्वेश्चन बैंक्स हो गए, तो वो क्या है, ये मेरे लिए एक टीचिंग किट्स या टीचिंग पैकेज है, जिसके सहयोग से मैं अब ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को
डिलीवर कर पा रहा हूँ, तो वो जो है टीचिंग किट्स या पैकेज में आता है। एजुकेशनल गेम्स एंड एक्टिविटीज़, ये बहुत सारे स्कूल्स में हम लोग को देखने को मिलती है। बोर्ड गेम्स, कार्ड गेम्स, पजल, ग्रुप एक्टिविटीज़, डिजाइन, जो हमारे एजुकेशनल एम से रिलेटेड या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को जो है अचीव करने के लिए गेम्स और एक्टिविटीज़ जो कराई जाती हैं, वो भी एक प्रकार का टीचिंग सपोर्ट मटेरियल्स के अंदर आता है। रियल लाइफ एग्जांपल्स, जैसे कि मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसा हमारे साथ बार बार होता है, हम अपने इस सारी चीज़ों को रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। तो वो जो एग्जांपल्स हैं जो आपके माइंड में है, और वो एग्जांपल जो हमारे माइंड में, जिससे कि हम सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, वो भी एक प्रकार का टीचिंग सपोर्ट मटेरियल होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि क्या आप लोगों ने किसी ऐसे बच्चे को देखा है जो पूरी तरीके से एबल भी हो और विलिंग भी हो? तो आप लोगों ने अपने मन में किसी न किसी ऐसे बच्चे का फ्रेम जो है ज़रूर बनाया होगा जो आपकी क्लास में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट रहा हो या बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीखने के लिए उत्सुक रहा हो। ऐसा आप लोगों के साथ अभी जो है फिलहाल ज़रूर हुआ होगा। तो वो भी एक प्रकार का टीचिंग सपोर्ट मटेरियल है, जिससे कि जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाने की कोशिश की वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। ओके, इसके बाद टीचर गाइडेड एंड मैनुअल्स। सभी इंस्टीट्यूशंस में जो है टीचर के लिए एक अलग से मैनुअल और टीचर गाइड जो है वो बनाई जाती है। इसके हिसाब से टीचर को जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपको ये रिसोर्स बुक जो है वो फॉलो करनी है और आपको बच्चे को पढ़ाते समय ये गाइडेंस का जो है वो फॉलो करना है। तो वो भी जो है टीचिंग सपोर्ट मटेरियल्स होता है। इसके बाद एडाप्टिव स्पेशलाइज्ड मटेरियल, मतलब कि किसी स्पेसिफिक बच्चे को अगर कोई चीज़ पढ़ानी है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि डिसेबिलिटीज, इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स एंड, जैसे कि कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको पढ़ाने के लिए हमें कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, एडिशनल सोर्स की ज़रूरत है, तो उसे हम लोग एडाप्टिव एंड स्टेबलाइज मटेरियल्स के अंदर कैलकुलेट करते हैं। इसके अंदर हम लोग देखते हैं। ओके, ये 10 टाइप्स ऑफ 10 टाइप्स ऑफ टीचिंग सपोर्ट मटेरियल्स मैंने आपको बताया। ये सारे सबको क्या क्लियर है या किसी चीज़ में किसी को प्रॉब्लम है? ओके, इसके अलावा एक और चीज़ जो है हमारे टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा, जितेंद्र आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? जी जी बताइए। हम्म। ओ एक मिनट। सॉरी, मैं गलती से जो डिस्कनेक्ट हो गया था। एक बार फिर से जितेंद्र बताएंगे आप क्या कहना चाहते थे? आपकी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है। हाँ हाँ बताइए। टीचिंग सपोर्ट मटेरियल्स का मतलब ये होता है कि जो टीचिंग में जो है सपोर्ट करे। रिवार्ड और पनिशमेंट जो है, रिवार्ड और पनिशमेंट जो है टीचिंग सपोर्ट मटेरियल्स के अंदर नहीं कैलकुलेट किए जाते हैं। ओके जितेंद्र।
इसके अलावा जो है टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, मतलब कि कोई अगर टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस करना चाहता है तो उसके लिए कितने प्रकार के किसी को निर्देश देने का, जो इंस्ट्रक्शन देने का जो फैसिलिटीज होता है वो कौन कौन से हो सकते हैं। इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि जिसके द्वारा हम नॉलेज दूसरे लोगों को दे सकते हैं, वो भी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज के अंदर आते हैं। इसको हिंदी में निर्देशन सुविधाएं ऐसा कुछ बोल सकते हैं, जिससे कि हमें जो है इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं पढ़ाते समय, हमें चीज़ों को किस किस तरीके से हमारे तक पहुंचाया जा सकता है। ओके, तो इसको एक बार अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज हैं, कुछ जो है नॉन प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज हैं। इसके अलावा डिस्प्ले बोर्ड होता है, कितने टाइप्स के डिस्प्ले बोर्ड हैं। आगे की क्लास में हम लोग कल की क्लास में हम लोग देखेंगे इवैल्यूएशन सिस्टम और फंक्शन ऑफ इवैल्यूएशन, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, जिसमें कि हम लोग को देखना है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, नॉन रिफंड इवैल्यूएशन, क्राइटेरियन इवैल्यूएशन, क्राइटेरियन रिफंड इवैल्यूएशन, ग्रेडिंग सिस्टम थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कितने टाइप्स के जो है ग्रेडिंग सिस्टम होते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं जो है समाप्त करते हैं। और एक आप लोगों से एक बार मैं फिर बोलता हूँ कि पीछे की क्लासेज जो है जिन लोगों ने नहीं देखी है अच्छे से देख लीजिए, और एक बार जो है अपने सारे डाउट्स को जो है आप लोग लिख लीजिए, अपने सारे डाउट्स को जो है एक बार असेंबल कर लीजिए अपने पास। हम लोग जो है परसों एक डाउट क्लास जो है रखने वाले हैं, जिसमें आपके सारे डाउट्स को हम लोग एक बार फिर से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो परसों ही हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे, और उसके बाद 2 क्लास और जो है हम लोग पूरा बाकायदे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, एक बार फिर आप लोग जो है थोड़ा सा फीडबैक जो है वो दे सकते हैं हमें। सोनू, आप कुछ कहना चाहते हैं? स्वदेश, हम्म, हाँ हाँ, टेस्ट रखा जाएगा, लेकिन पहले आप लोग कुछ पढ़ तो लें। टेस्ट ज़रूर रखा जाएगा, और टेस्ट बहुत सारे टेस्ट होंगे, और उसमें आपका जो मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से आपको चीज़ें बताई भी जाएंगी। लेकिन आप एक यूनिट जो है हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लें। और टेस्ट जो है मैं सरप्राइज टेस्ट लेता हूँ, कभी बताता नहीं हूँ कि आज जो है टेस्ट होने वाला है। किसी दिन जो है क्लास के टाइमिंग पे आपको जो है टेस्ट का जो है लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा, और 1 घंटे के अंदर आप सारी चीज़ें करके सबमिट करते हैं। और किसी का कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो तो आप लोगों का स्वागत है। कोई सजेशन या कोई डाउट हो